नमस्कार, मैं मयंक भार्गव, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएलटी कॉलेज सहरसा आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इतिहास से परिचय स्थापित करेंगे। जब हम साहित्य इतिहास की बात करते हैं तो यह साहित्य का इतिहास क्या है, तो इसलिए और यह स्नातकोत्तर हिंदी सेमेस्टर 1 सीसी 2 के छात्रों के लिए है। इस पत्र में हम लोगों को इतिहास दर्शन, इतिहास दृष्टि आदि से परिचित होना है। इसलिए इस पत्र में बहुत सारी बातें इतिहास दर्शन की होंगी, लेकिन पहले यह समझना आवश्यक है कि आखिर यह इतिहास है क्या। जब हम साहित्य के इतिहास की बात करते हैं, साहित्य इतिहास की चर्चा करते हैं, तो यह सामाजिक विज्ञान के इतिहास से किस प्रकार भिन्न है, कितना समान है, इसे देखना आवश्यक है। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम जिस इतिहास की चर्चा करते हैं, साहित्य का इतिहास कई अर्थों में उसके समान है, निश्चित तौर पर है। क्योंकि सामाजिक विज्ञान का इतिहास यदि मनुष्य का इतिहास है, तो साहित्य का इतिहास भी मूलतः उस मनुष्य का इतिहास ही होता है। ज्ञान के विभिन्न अनुशासन मनुष्य की विकास यात्रा का विश्लेषण विवेचन करते हैं, तो साहित्य के केंद्र में भी मनुष्य ही होता है। और जैसे राजनीति के सहारे, इतिहास के सहारे, आर्थिक इतिहास के सहारे, सामाजिक इतिहास के सहारे कई कोणों से हम लोग मनुष्य की विकास यात्रा की व्याख्या करते हैं, उसी प्रकार साहित्य भी इस मनुष्य को केंद्र में रखकर अपनी बात करता है। तो जब साहित्य के केंद्र में मनुष्य है, तो स्वाभाविक है कि साहित्य के इतिहास का उद्देश्य भी यह मनुष्य होगा। साहित्य के इतिहास के माध्यम से भी हम किसी देश काल के मनुष्य को देखना चाहेंगे। तो इन अर्थों में साहित्य का इतिहास राजनीति के इतिहास से, समाज के इतिहास से, आर्थिक व्यवस्था के इतिहास से समान होता है, क्योंकि इन सब के केंद्र में मनुष्य है। लेकिन साहित्य का अर्थ, इतिहास अपने आप में एक विशिष्टता भी रखता है। विशिष्ट इस कारण से क्योंकि यह देश काल का इतिहास है, मनुष्य का इतिहास है, लेकिन यह केवल मनुष्य के आसपास आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, उसकी चित्त वृत्ति, या कह लें केवल उसकी संवेदना का इतिहास नहीं है। साहित्य का इतिहास अपने आप में विशिष्ट होता है। इसलिए जब रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, तो उसमें उन्होंने स्पष्ट ढंग से उसके शीर्षक में ही कहा कि हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। उन्होंने संवेदना को अलग रखा और साहित्य को उसके साथ जोड़ा, दोनों पर बल दिया, रेखांकित किया दोनों को, क्योंकि साहित्य का इतिहास केवल संवेदना का इतिहास नहीं है। जब हम साहित्य के विकास को परखते हैं, तो केवल संवेदना के विकास की बात नहीं होती, वह एक समग्र इतिहास होता है, जिसमें अनुभूति को भी देखना है, विचार, कल्पना, अभिव्यक्ति के रूप, और सबसे बड़ी बात भाषा का परिवर्तित स्वरूप।
इन सब का एक समग्र इतिहास बोध साहित्य के इतिहास में दिखाई देता है। तो कह लें कि वह भाषा का भी इतिहास है, विचारों का इतिहास है, अभिव्यक्ति के स्वरूप का इतिहास है, अनुभूति का इतिहास है। तो कह सकते हैं कि वह एक इतिहास नहीं बल्कि कई इतिहास हैं उसमें। और ये जो साहित्य का इतिहास होता है, तो अपने आप में इसका उद्देश्य इस ऐतिहासिक दृष्टिकोण से साहित्य के विकास की व्याख्या है। किसी भी साहित्य के इतिहास को जब हम देखते हैं तो उससे हमें यह पता चलता है कि इन वर्षों में साहित्य के विकास की गति कैसी रही है और किन दिशाओं में यह साहित्य विकसित हुआ है। और जब हम इसकी गति और दिशा की बात करते हैं तो स्वाभाविक तौर पर उन कारणों की भी तलाश करते हैं जिन कारणों का असर साहित्य पर पड़ा, जिन कारणों से मनुष्य की चित्त वृत्ति में अंतर आया। यानी समाज की व्यवस्था निरंतर बढ़ती रहती है, प्रगति करती है, परिवर्तित होती रहती है। अब इसमें यह जो परिवर्तन होता है यह क्रमिक परिवर्तन होता है। इन परिवर्तन के कारणों पर हम ऐतिहासिक बोध के साथ विचार करते हैं तो यह देखते हैं कि यह जो समाज की व्यवस्था बदलती है, बदलने के बाद भी यह अपने पहले के समाज से कुछ जुड़ाव रखती है, कुछ न कुछ उससे उसका अभिन्न संबंध भी होता है। वह अपने से पहले की व्यवस्था के कुछ अंशों को स्वीकार करती है, कुछ अंशों को अस्वीकार करती है और स्वीकार अस्वीकार के इस द्वंद्व से समय और समाज का विकास होता है। तो जब हम किसी भी इतिहास का अध्ययन करते हैं तो उसमें एक क्रमबद्धता होती है। साहित्य के इतिहास में भी यह क्रमबद्धता बहुत आवश्यक है। इसके बिना एक इतिहास बोध के साथ हम साहित्य को नहीं देख पाएंगे। यदि अलग अलग चीजों को अलग अलग दृष्टिकोण से देखना शुरू करें और उसमें क्रमबद्धता न हो तो वह इतिहास बोध मुकम्मल नहीं होगा। क्योंकि किसी भी साहित्य के विकास में, संस्कृति के विकास में या विचारों के विकास में एक निरंतरता भी दृष्टिगोचर होती है। तो साहित्य के इतिहासकार के लिए यह आवश्यक है कि वह पुराने और नए दोनों तत्वों को अपने सामने रखे और इनके साथ साहित्य की परख करे। यह दृष्टिकोण, चीजों को देखने का जो क्रमबद्ध दृष्टिकोण है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि यह दृष्टिकोण अगर नहीं होगा तो साहित्य का इतिहास केवल एक संग्रह मात्र हो जाएगा, इतिवृत्त संग्रह। उसमें साहित्य के इतिहास में केवल तथ्य ठूसे हुए नहीं रहते, केवल सूचनाएं नहीं है। उसमें सूचनाएं होती हैं साहित्य के विकास की कालक्रमानुसार, लेकिन साहित्य के इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि इन सूचनाओं की व्याख्या कैसे की जाती है। इन सूचनाओं को देखने का जो दृष्टिकोण होता है वह साहित्य के इतिहास को सार्थक बनाता है। वह केवल घटनाओं का वर्णन नहीं है। अगर इसको जैसे कहानी में हम लोग कहते हैं कि पहले की कहानी में रहता था कि अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ। बाद की कहानी ने यह समझदारी सीखी कि भाई क्या हुआ से आगे बढ़कर कहना क्यों हुआ। वैसे ही इतिहास में भी क्यों हुआ का दृष्टिकोण ज्यादा महत्वपूर्ण है। केवल घटनाओं और सूचनाओं को रख देना ही अपने आप में इतिहास नहीं है। उसके उन घटनाओं को देखना पड़ता है कि किन कारणों का प्रभाव हुआ,
और इसलिए रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में अपने से पहले की कृतियों को सम्मान देते हुए स्पष्ट तौर पे किसी को इतिवृत्त संग्रह कहा, किसी को बड़ा भारी इतिवृत्त संग्रह कहा, क्योंकि वह जानते थे कि इतिहास बोध बिल्कुल भिन्न चीज है। और यहां तक कि जब मिश्र बंधु भी लिख रहे थे तो उन्होंने भी कहा कि इसको इतिहास कहने में हमें थोड़ा संकोच हो रहा है। यह दृष्टि मिश्र बंधु के सामने बिल्कुल स्पष्ट थी कि वह साहित्य का इतिहास नहीं लिख रहे। और आगे चल के जब रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते हैं तब जाकर वहां से एक दृष्टि हमें दिखाई देती है, इतिहास दृष्टि, क्योंकि शुक्ल जी ने स्पष्ट लिखा अपने इतिहास को खोलते हुए, और बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य है उनका कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। साहित्य से वहां की जनता की चित्त वृत्ति पता चलती है। और तब शुक्ल जी ने आगे कहा कि तब यह निश्चित है कि जनता की चित्त वृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चलता है। यदि चित्त वृत्ति में बदलाव आएगा तो साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन स्वाभाविक है। आदि से अंत तक उन्हीं चित्त वृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उसका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। बड़े स्पष्ट शब्दों में रामचंद्र शुक्ल ने इस बात को रख दिया कि किसी साहित्य में शुरू से अंत तक जनता की चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखना है कि जनता की चित्तवृत्ति कैसे बदलती चली गई, और जब जनता की चित्तवृत्ति बदलती है तो साहित्य में परिवर्तन आता है। तो जनता की चित्तवृत्ति की परंपरा और साहित्य परंपरा दोनों के सामंजस्य को दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। बड़ी वयस्क दृष्टि कह सकते हैं रामचंद्र शुक्ल ने हासिल कर ली, और इसलिए रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास है हिंदी साहित्य का इतिहास, वह आज तक महत्वपूर्ण बना हुआ है, क्योंकि उनका इतिहास बहुत महत्वपूर्ण था। उनके सामने स्पष्ट था कि हमें जनता की चित्तवृत्ति के साथ साहित्य की परंपरा का सामंजस्य दिखाना है, क्योंकि जनता की चित्तवृत्ति सामाजिक राजनैतिक परिवेश से प्रभावित होती है, और जब जनता की चित्तवृत्ति बदलेगी तो साहित्य को प्रभावित करेगी। यह नहीं हो सकता कि जनता की चित्तवृत्ति आधुनिक काल में चली जाए और हिंदी साहित्य रीतिकाल में ही रहे, यह नहीं हो सकता। जब आधुनिकता आएगी तो वह साहित्य को भी प्रभावित करेगी, और ऐसा हुआ। तो समाज के परिवर्तन से जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन होता है, और जनता की चित्तवृत्ति के बदलने से साहित्य की प्रवृत्ति और स्वरूप में परिवर्तन आता है। और इन परिवर्तनों के में आपसी सामंजस्य को देखना ही इतिहास बोध है, क्योंकि समाज में जो यह परिवर्तन आता है, जनता की चित्तवृत्ति में जो यह परिवर्तन आता है, और फिर जिसका प्रभाव साहित्य पर पड़ता है, तो यह अचानक नहीं होता। बहुत ऐसा नहीं कि भाई 18 अगस्त को एक दूसरा काल है, 19 अगस्त को दूसरा काल हो जाएगा। इनमें परिवर्तनों के साथ साथ निरंतरता भी होती है। तो साहित्य का इतिहास परिवर्तनों की व्याख्या तो करता ही है, उसकी क्रमबद्धता की भी तलाश करता है, उसमें एक निरंतरता का बोध कराता है। तो और यह जो साहित्य का इतिहासकार मुख्य रूप से चूंकि साहित्य के माध्यम से इस इतिहास को देखता है, इसलिए वह केवल सूचनाओं पर आश्रित नहीं होता। साहित्य की कृतियों के माध्यम से उसके सामने एक जीवित इतिहास खड़ा होता है। और साहित्य का इतिहास दूसरे इतिहासों से इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि साहित्य का इतिहास अपने आप में एक साहित्य भी है।
दूसरे इतिहासों से हमें यह अपेक्षा नहीं होती, परंतु साहित्य के इतिहास को अपने आप में एक साहित्य होना होता है। वह खुद एक मुकम्मल साहित्यिक कृति है, वह एक बौद्धिक अनुशासन तो है ही, परंतु उसमें एक साहित्य बोध भी आवश्यक है। तो मैनेजर पांडे ने इसकी व्याख्या करते हुए लिखा कि साहित्य इतिहास को ऐतिहासिक आलोचना से स्वतंत्र एक बौद्धिक अनुशासन के रूप में विकसित करने के लिए यह आवश्यक है कि रचना, रचनात्मक प्रवृत्तियों और कलात्मक बोध के उदय तथा द्वंद्वात्मक विकास को एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में विवेचित किया जाए। इस विकास प्रक्रिया से उत्पन्न परिवर्तनों के कारण और प्रभाव की व्याख्या करना भी इतिहासकार का काम है। तो इस प्रकार जो साहित्य के इतिहास की व्याख्या हुई है, प्रभात मिश्र ने इन विशेषताओं को अंकित करते हुए, क्रमबद्ध ढंग से अंकित करते हुए उसकी 7 प्रमुख विशेषताएं बताई हैं। उनके अनुसार साहित्य का इतिहास व्यवस्थित और सुगठित होना चाहिए। इतिहासकार के रूप में साहित्य इतिहास लेखक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह साहित्य को एक उचित संदर्भ प्रदान करे, उसमें बिखराव नहीं होना चाहिए। विभिन्न कालों के साहित्य का वह एक व्यवस्थित अध्ययन होना चाहिए और एक सुगठित स्वरूप उसका स्पष्ट होना चाहिए। साहित्य के इतिहास में साहित्यकारों और रचनाओं के स्थान पर साहित्यिक प्रवृत्तियों के स्पष्टीकरण के लिए राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक परिस्थितियों के साथ जोड़कर साहित्य के विवेचन विश्लेषण पर बल होना चाहिए। उसमें साहित्य एवं समाज के कार्य कारण का सूक्ष्म विश्लेषण होना चाहिए। साहित्य के इतिहास में बल साहित्यकारों पर नहीं होता। साहित्यिक प्रवृत्तियां किस प्रकार बदल रही हैं, साहित्य के इतिहासकार का दृष्टिकोण इस प्रवृत्ति के स्पष्टीकरण पर होता है। और इसलिए जब हम कई इतिहासकारों पर यह आरोप लगाते हैं कि उसने इस साहित्यकार को स्थान नहीं दिया, इसको स्थान दिया, इसको प्रमुख रूप से स्थान दिया, तो वास्तव में यह साहित्य के इतिहास पर बात करने की बहुत सही दृष्टि नहीं कही जा सकती। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने जब अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास नाम से, तो उन्होंने इसकी भूमिका में लिखा कि यह इतिहास एक चयन धर्मी इतिहास है। इतिहासकार अपने विवेचन विश्लेषण को करते हुए साहित्यकारों का नामोल्लेख करता है, रचनाओं की व्याख्या करता है, परंतु उसमें एक चयन का सिद्धांत होता है। वह सभी इतिहासकार, सभी साहित्यकारों का नामोल्लेख नहीं कर सकता। वह इतिवृत्त संग्रह हो गया। बल साहित्यिक प्रवृत्तियों के बदलने की प्रक्रिया को देखने में है। इसलिए साहित्य का इतिहास अपने आप में एक चयन धर्मी होता है। उसमें साहित्यकारों, रचनाओं को खोजने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। साहित्य के इतिहास में किसी खास काल में वस्तु एवं रूप के आपसी संबंधों की भी विवेचना होनी चाहिए। कैसे किसी साहित्य की वस्तु बदलती है, क्योंकि वस्तु और रूप दोनों एक है, उसको बिल्कुल अलग अलग रूप में नहीं देखा जा सकता। तो इसलिए वस्तु और रूप के जो आपसी संबंध हैं, उनकी विवेचना साहित्य इतिहास में होती है। और फिर एक और चीज पर बहुत आवश्यक है साहित्य के इतिहास में कि साहित्य अपने आप में कोई अलग थलग चीज नहीं है। साहित्य की विकास धारा को उस खास कालखंड की
के अन्य ज्ञानानुशासनों के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए। किसी खास काल की चित्रकला कैसी है, संगीत कला कैसी है, वास्तुकला कैसी है, ये जो विभिन्न कला माध्यमों का विकास हो रहा है उसके साथ संयुक्त करके साहित्य के इतिहास को देखा जाना चाहिए। और फिर एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज कि साहित्य का इतिहास भाषा का भी इतिहास है, इसलिए साहित्य के विकास के साथ साथ भाषा के विकास पर भी विचार करना इसमें बहुत आवश्यक है, क्योंकि तभी हम यह तय कर पाएंगे कि आखिर कब से हम हिंदी साहित्य का इतिहास मानेंगे। कोई कसौटी तो हमें भाषा रूप की तय करनी होगी कि कहाँ पुरानी हिंदी है, कहाँ अपभ्रंश है, कहाँ से हिंदी साहित्य का विकास हो रहा है। आखिर इसकी जैसे इसकी एक कसौटी रामस्वरूप चतुर्वेदी ने तय की परसर्गों के विकास की, कि जहां से हमें परसर्ग विकसित होते दिख रहे हैं, पृथ्वीराज रासो में वह दिखता है, इसलिए वह हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो साहित्य के विकास के साथ साथ भाषा के विकास पर भी बल आवश्यक है किसी भी साहित्य इतिहास में। फिर एक और चीज पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है कि साहित्य इतिहास साहित्य समीक्षा नहीं है। साहित्य की समीक्षा बिल्कुल अलग चीज है और इतिहास बिल्कुल अलग है। साहित्य के इतिहास को साहित्य की समीक्षा में बदल जाने से बचाना चाहिए, अर्थात इसमें समीक्षा की जगह इतिहास तत्व पर बल देना आवश्यक है। और फिर प्रभात मिश्र ने जो 7वां बिंदु इसमें लिखा कि साहित्य के इतिहास में अविरल एवं अविच्छिन्न धारा प्रवाहिकता होनी चाहिए। एक अविरल धारा होनी चाहिए साहित्य के इतिहास में, उसको खंड खंड में देखा जाना उसमें आवश्यक नहीं है। तो साहित्य का इतिहास केवल साहित्य का कोश नहीं है कि उसमें साहित्य संबंधी सारी सूचनाएं मिल जाएं। केवल सारी सामग्री को रख देने से साहित्य के इतिहास का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। वह चली आती साहित्यिक परंपरा की व्याख्या नहीं होगी। उपलब्ध सामग्री को सही संदर्भ में देखने के लिए इतिहास साहित्य इतिहासकार के पास एक इतिहास बोध हो, साहित्य की व्याख्या का भी गुण आवश्यक है। और इस प्रकार इस इतिहास बोध के साथ जो इतिहास लिखा जाएगा वह एक मुकम्मल इतिहास कहा जा सकता है। राममूर्ति त्रिपाठी ने अपनी किताब रामचंद्र शुक्ल प्रस्थान और परंपरा में इतिहास की व्याख्या करते हुए लिखा कि इतिहास अतीत की घटनाओं का पौर्वात्य क्रम में सातत्य संवलित अभिलेख है। इस परिभाषा पे अगर हम ध्यान दें तो इसमें 4 घटकों का मुख्य उल्लेख है। एक तो घटनाएं, उसमें घटनाएं हो। दूसरे कि वह अतीत में घटित हुई हो, उनमें एक पौर्वापर्य क्रम हो, और सबसे बड़ी बात कि उनमें सातत्य का सूक्ष्म सूत्र हो, एकान्विति की झलक हो। गवेषणा की इस विशिष्ट प्रक्रिया से इसी एकान्विति या सातत्य का ज्ञान होता है। गवेषणा की यह प्रक्रिया यदि विज्ञान सम्मत है तो इतिहास विज्ञान के समीप होता जाएगा। यदि व्यक्तिपरक दृष्टिकोण है गवेषणा का तो यह साहित्य का इतिहास व्यक्तिगत दृष्टिकोण या अनुभूति से प्रभावित हो जाएगा और यह कला या साहित्य के निकट होगा। तो साहित्य के इतिहास पर बात करते हुए इस गवेषणा के दृष्टिकोण की भी आवश्यकता है, जिसमें राममूर्ति त्रिपाठी उसको व्यक्तिगत दृष्टिकोण से कला या साहित्य के निकट ले जाते हैं। मैनेजर पांडे जैसे कुछ चिंतक साहित्य के इतिहास को सामाजिक प्रयोजन से जोड़कर देखते हैं। उनके अनुसार साहित्य के अनुशीलन के लिए साहित्य के ऐतिहासिक स्वरूप और उसके सामाजिक प्रयोजन को पहचानना जरूरी है, क्योंकि साहित्यिक रचनाएं इतिहास से निर्मित होती हैं और इतिहास का निर्माण भी करती हैं।
किसी रचना का अस्तित्व इतिहास के भीतर होता है, इतिहास के बाहर नहीं। कृतियों की उत्पत्ति में इतिहास की सक्रिय भूमिका होती है और पाठकों द्वारा उनके अनुभव एवं मूल्यांकन का इतिहास उनके जीवन का इतिहास होता है। इसीलिए इस दृष्टिकोण से देखें तो कलाकृतियों को एक खास सामाजिक ऐतिहासिक संदर्भ में देखना होता है। जो महत्वपूर्ण कलाकृतियां होती हैं कई बार इस संदर्भ से परे भी सार्थकता सिद्ध करती हैं अपनी। तो इस प्रकार चीजों को देखने के लिए, साहित्य को देखने के लिए एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण बहुत आवश्यक है। इस ऐतिहासिक दृष्टि से साहित्य के विकास की व्याख्या करना ही साहित्य के इतिहास का उद्देश्य है। और इसलिए साहित्य को समझने के लिए साहित्य का इतिहास साहित्य के विद्यार्थियों की बड़ी सहायता करता है। और इस इतिहास को समझने के लिए इस इतिहास दर्शन को समझना आवश्यक है, जिसके द्वारा उस इतिहास की एक समझ हम में विकसित हो सके। आशा है आज के इस संवाद द्वारा हमारे विद्यार्थी मित्र साहित्य के इतिहास दर्शन से कुछ परिचित हुए होंगे, साहित्य इतिहास की कुछ समझ उनमें विकसित हुई होगी। आगे के संवादों में इस पर और बातें होती रहेंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सहयोग के लिए, साथ बने रहने के लिए बहुत धन्यवाद। आभार।